ओके बच्चों, अब क्वांटम नंबर इस चैप्टर का यू कैन से हार्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेसिस पे आपको आपके पेपर में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ओके, तो क्वांटम नंबर्स क्या होता है? देखो, क्वांटम नंबर को समझने के लिए हमने इतनी बड़ी श्रोडिंगर वेव इक्वेशन समझी, ठीक है। ये है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमने बोला कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं, हमने जैसे हाइड्रोजन के लिए इसका सॉल्यूशन निकाला तो हमें 3 वेरिएबल्स मिले, x, y, z। ओके, हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर लेते हैं अब n, l एंड m। ये हमें 3 वेरिएबल्स मिले। ये 3 वेरिएबल्स क्या थे बच्चों? ये 3 वेरिएबल्स थे हमारे 3 क्वांटम नंबर्स। यानी कि बच्चों ये जो क्वांटम नंबर हैं ये हमें बताएंगे प्रोबेबल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इन क्वांटम नंबर से हम प्रोबेबल लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कहाँ मिल सकता है, कहाँ मिलने के उसके चांसेस मैक्सिमम है। ये 3 क्वांटम नंबर हमें बताएंगे। अब आप में से कई बच्चे ये जानते होंगे कि क्वांटम नंबर 3 नहीं, क्वांटम नंबर तो 4 होते हैं, है ना। तो चौथा क्वांटम नंबर करवाएंगे, वो भी आपको यहीं पे करवाएंगे। लेकिन बच्चों, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से वो जो 4th वाला क्वांटम नंबर है वो नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे हमें 3 क्वांटम नंबर मिले थे। पहला है n, जिसको हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बोलते हैं। सेकेंड क्वांटम नंबर L से लिखते हैं हम एजिमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। और थर्ड है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ओके, अब देखो, ये जो हमें प्रोबेबल लोकेशन पता चली, यानी कि इन क्वांटम नंबर से हमें एक ऐसा रीजन मिला जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के जो चांसेस है वो मैक्सिमम है। यानी यहां से हमें ऑर्बिटल मिल गया, ठीक है। एक ऑर्बिटल मिल गया, एक रीजन मिल गया जहां पे इलेक्ट्रॉन होने के जो चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। और ये जो ऑर्बिटल है, ये जो रीजन है बच्चों, इसके डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट साइजेस का हो सकता है। और इसकी जो ओरिएंटेशन है, ओरिएंटेशन डायरेक्शन से रिलेटेड होती है, ओरिएंटेशन इसकी डिफरेंट हो सकती है। ओके, अब हम 1 बाय 1 क्वांटम नंबर्स को स्टडी करते हैं। ओके, तो हमारा फर्स्ट क्वांटम नंबर है बच्चों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसको हम n से लिखते हैं। ओके, ये बच्चे हमें क्या बताता है? ये हमें मेन एनर्जी लेवल या एनर्जी शेल के बारे में बताता है, ठीक है। देखो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है तो शेल का नाम है बच्चों K, 2 है तो L, 3 है M, 4 है तो M। हमने किया था ना ऐसे, यहाँ पे न्यूक्लियस हो गया, ये हो गया फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल एंड दिस वाज फोर्थ शेल। ये वाला शेल हो गया n इज इक्वल्स टू 1, इसका नाम है K, n इज इक्वल्स टू 2, इसका नाम है L, n इज इक्वल्स टू 3, इसका नाम है M, n इज इक्वल्स टू 4, इसका नाम है n। तो ये 4 शेल्स हो गई, ठीक है। ओके, जो ये K शेल होगा बच्चों, ये वाला K शेल जो है वो सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा है, ठीक है। क्लोजेस्ट होगा फ्रॉम न्यूक्लियस, इतना सा है, इसका रेडियस भी देख लो, है ना। क्लोजेस्ट होगा न्यूक्लियस से, और इसकी सबसे कम एनर्जी होगी। सबसे कम एनर्जी क्यों है? क्योंकि बच्चे देखो, उसकी मूवमेंट इतनी नहीं है। वो वाला जो इलेक्ट्रॉन है जो उस शेल में पड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी कुछ अट्रैक्शंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शंस है न्यूक्लियस के साथ, है ना। तो उसकी जो एनर्जी है बच्चों वो कम है,
जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, जो साइज है शेल का वो इंक्रीज होगा, साइज इंक्रीजेस, अपवर्ड एरो का मतलब है इंक्रीजेस। ओके बच्चों, सेकेंड क्वांटम नंबर पे आते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। इसके दो नाम है और इसको हम L से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, L से लिखते हैं। ये हमें क्या बताता है? ये हमें इलेक्ट्रॉन का सबशेल बताता है। देखो पहले हमने क्या किया, हमने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किया, वो हमें शेल बता रहा था इलेक्ट्रॉन का। अब हम एजीमुथल कर रहे हैं, ये हमें सबशेल बता रहा है। ठीक है, शेल के अंदर सबशेल होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो आपके किसी डिस्टेंस फ्रेंड को आपने अपना एड्रेस बताना है, तो आप कैसे बताओगे? पहले आप उसको अपनी सिटी बताओगे। ठीक है, सिटी में आप उसको अपनी कॉलोनी बताओगे, है ना, कॉलोनी में आप उसको अपना हाउस नंबर बताओगे, ऐसे, है ना। ऐसे ही है, अगर आपने इलेक्ट्रॉन के एड्रेस पे पहुंचना है तो सबसे पहले आपको उसका शेल पता होना चाहिए। ठीक है, शेल यानी उसका सिटी, उसके बाद उसकी सबशेल, सबशेल यानी उसकी कॉलोनी। ठीक है, आगे फिर उसका हाउस नंबर, है ना, फिर आप उसको लोकेट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मान लो ये जो सबशेल्स हैं बच्चे, ये हम शेल से ही निकालते हैं। अगर मान लो शेल, फर्स्ट शेल की बात हो रही है, तो फर्स्ट शेल में बच्चों एक सबशेल आएगा, 1 सबशेल। ठीक है, अगर सेकेंड शेल की बात हो रही है तो सेकेंड शेल में 2 सबशेल आएंगे। ठीक है, अगर थर्ड शेल की बात हो रही है तो थर्ड शेल में 3 सबशेल आएंगे। अब इनकी वैल्यूज क्या होगी सबशेल्स की, यानी कि L किसको इक्वल होगा? अगर मान लो N जो शेल है वो 1 है, तो L की जो वैल्यू आएगी बच्चे वो 0 आएगी। जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है वो 0 से शुरू होता है, जो इसकी वैल्यू है वो 0 से स्टार्ट होती है। अगर मान लो 2 सबशेल्स हैं तो 2 सबशेल की वैल्यूज क्या होंगी? 2 सबशेल की वैल्यू होगी, एक का होगा 0 और दूसरे का 1। अगर 3 है तो 0, 1 एंड 2 इनके नाम होते हैं। मान लो एक सबशेल है, उसकी वैल्यू 0 है, उसका नाम होगा S। मान लो एक सबशेल है 0 और 1, इसका नाम तो S है, इसका नाम रहेगा बच्चों P। S, P और D ये हम अभी देखते हैं। अब देखो यहां से क्या कंक्लूजन निकला कि नंबर ऑफ जो शेल्स हैं वो वैल्यू ऑफ n के इक्वल है। हमने यहाँ पे वैल्यू ऑफ n देखी 1 थी और हमने यहाँ पे उतने ही सबशेल लिख दिए। अगर 1 थी वैल्यू शेल की तो 1 सबशेल, 2 थी वैल्यू तो 2, 3 वैल्यू थी तो 3 सबशेल, है ना। और वैल्यूज ऑफ L जो है, जैसे n की वैल्यूज हमने की थी वो 1, 2, 3 से स्टार्ट हो रही थी। ठीक है, वैसे ही अगर L की वैल्यूज हैं वो 0 से स्टार्ट होते हुए 1, 2, 3 कहाँ तक जाएंगी? n से ज्यादा नहीं हो सकती, वो n से एक कम ही रहेगी। ठीक है, अगर मान लो n 1 था तो L की वैल्यू 0 आई, उसके बराबर ही, उसकी ज्यादा नहीं आई, यानी कि n से एक कम रहेगी, है ना। अगर हम इनके नाम देखें 0, 1, 2, 3 के, L 0, 1, 2, 3 है। ठीक है, इसका नाम क्या है या डेजिग्नेशन बोलते हैं, और इनकी शेप होती है। मैंने बोला था आपको सबशेल की शेप होती है ना। हम अभी ऑर्बिटल में करके आए कि ऑर्बिटल में ऑर्बिटल कई शेप्स के हो सकते हैं, कई साइजेस के हो सकते हैं। अब हम वो शेप्स देखेंगे। ठीक है, अगर मान लो L की वैल्यू 0 है, जो ये 0 वाला सबशेल होगा उसका नाम क्या होगा? उसका नाम होगा बच्चों S सबशेल। ठीक है, अगर मान लो वैल्यू 1 है, देखो यहाँ पे 0 भी है, यानी कि इस n के पास, n इज इक्वल टू 2 के पास एक S है सबशेल और एक 1 वैल्यू वाला P भी सबशेल है, 2 सबशेल है। ठीक है, यहाँ पे 1 का मतलब P, इसका नाम है P सबशेल। अगर L की वैल्यू 2 है
तो डी सब शेल। अगर L की वैल्यू 3 है तो F सब शेल, 4 है तो G सब शेल। वहां तक नहीं जाएंगे, हम F तक पढ़ेंगे। ओके ठीक है, हमने वैल्यूज L की निकाल दी हैं, वैल्यूज से हमने नेम भी लिख लिए हैं। अब शेप्स देखते हैं क्या है। देखो अगर S है, S सब शेल है, तो उसकी जो शेप है बच्चे वो है स्फेरिकल। स्फेरिकल यानी ऐसे राउंड, स्फेरिकल। ओके स्फेरिकल है, 3D में है। ओके P सब शेल है तो उसकी शेप है बच्चे डम्बल शेप्ड, डम्बल शेप्ड है। ओके D सब शेल डबल डम्बल्ड है। F सब शेल जो होता है उसकी कुछ कॉम्प्लिकेटेड शेप रहती है, उसका हम ज्यादा नहीं देखेंगे। ओके डम्बल शेप यानी कुछ ऐसी शेप है बच्चों, ठीक है। डबल डम्बल यानी ऐसी। ओके बच्चे, अगर आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी n गिवन है तो क्या आप एजीमुथल क्वांटम नंबर बता सकते हो क्या वैल्यू है उसकी? आप उसकी वैल्यू के बेसिस पे उसका सबशेल का नाम, उसकी डेजिग्नेशन बता सकते हो, और फिर आप उसका बता सकते हो कि कितने सबशेल्स प्रेजेंट हैं उस पर्टिकुलर शेल में, कि 1 में कितने सबशेल प्रेजेंट हैं, 2 में, 3 में, 4 में। ओके लेट्स सॉल्व। सबसे पहले बच्चों एजीमुथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज थी वो स्टार्ट होती थी 0, 1, 2 से लेके n-1 तक, ठीक है। और हमने बोला था कि जितनी वैल्यू n की है उतने ही सबशेल्स होंगे। तो यानी यहाँ पे तो आप सीधा लिख सकते हो 1 के लिए 1, 2 के लिए 2 सबशेल, 3 के लिए 3 सबशेल एंड 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है अगर तो उसके लिए 4 सबशेल्स, ठीक है। अगर इसका एक सबशेल है तो उसकी वैल्यू क्या होगी? फर्स्ट वाली वैल्यू 0। अगर सेकेंड प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, सेकेंड एनर्जी लेवल है, सेकेंड एनर्जी शेल है, तो उसकी वैल्यू क्या होगी? 2 वैल्यूज आ सकते हैं उसकी, एक 0 आएगी, एक 1 आएगी, ठीक है। अगर n इज इक्वल्स टू 3 है तो उसकी 3 वैल्यूज आएंगी, 3 सबशेल पॉसिबल हैं उसके। कौन कौन से? 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1 एंड 2। अगर 4 की बात करो 0, 1, 2, 3, है ना। आई होप आपको समझ आ रहा है। ओके हमारा एक ब्लॉक रह गया सॉल्व करने वाला। अगर L की वैल्यू 0 है तो उसका नाम क्या है बच्चे? S शेल था, है ना। हमने इसके साथ लिखना है, ये वाला n भी कंसिडर करना है, तो हम क्या लिखेंगे? ये एज इट इज लिख देंगे 1 और इसका नाम लिख देंगे S, 1s, ठीक है। स्मॉल s डालना है आपने। 2 और वैल्यू L की है 0, तो 2, L अगर 0 है तो L का नाम क्या होता है? S। ये तो 2 एज इट इज लिखना है। अगर L 1 है तो L का नाम क्या रहता है बच्चों? P। इधर आप देखो, कोशिश करो, अगर n की वैल्यू 3 है और L की वैल्यू 0 है तो सबशेल का नाम क्या होगा? सबशेल का नाम होगा बच्चों 3s, है ना। यहाँ पे तो 3 ही लगेगा, यहाँ पे भी 3 ही। अगर शेल 3 है, L 1 है, 1 के लिए P, 2 के लिए D, सेम यहाँ पे 4 लगेगा, 4s, 4p, 4d, 4f। अब देखो ये हमारे सबशेल्स आ गए, सही है। मतलब एक सबशेल है, यहाँ पे एक सबशेल है, हमने यहाँ पे एक ही लिखा था। यहाँ पे 2 सबशेल्स बन रहे हैं, हमने 2 ही लिखा था।
यहाँ पे 3 बन रहे हैं, here it is। यहाँ पे 4 सबशेल बन रहे हैं और हमने 4 लिखा था, यानी कि हमने ये कैसे लिखे थे, वी हैव रिटन दिस बाय, ये वैल्यूज जो थी सबशेल की, हमने बोला था कि वैल्यू ऑफ जितनी n होगी उतने नंबर ऑफ सबशेल उस पर्टिकुलर शेल में प्रेजेंट होंगे, यानी कि ये जो नंबर ऑफ शेल्स हैं ये वैल्यू ऑफ n के इक्वल थे, है ना। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो शेल्स सेम है, सभी में शेल का नंबर 4 है, यानी सभी में n शेल है। अगर आपको याद हो हमने बोला था कि जो फर्स्ट शेल है उसकी एनर्जी सबसे कम है, फिर ऐसे L M N ऐसे थी एनर्जी, है ना। हमने फर्स्ट क्वांटम नंबर में, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा था, है ना। यानी कि 1 की सबसे कम है, 2 की उससे ज्यादा, फिर 3 और सबसे ज्यादा इनमें से 4 की, ठीक है। इनमें से तो हमने ऐसे बता दिया, लेकिन यहाँ पे तो सभी की वैल्यू 4 ही है, हमें सबशेल से बताना पड़ेगा किसकी एनर्जी ज्यादा है, ठीक है। तो बच्चे सबशेल से अगर हम देखें तो ये जो S है इसकी एनर्जी सबसे कम होती है, ठीक है, और F की एनर्जी इनमें से सबसे ज्यादा होती है, यानी कि अगर हम ऐसे जाएंगे तो एनर्जी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है ना। यानी कि बच्चों अगर जो वैल्यू है L की, वैल्यू ऑफ L अगर इंक्रीज हो रही है तो जो एनर्जी है वो भी इंक्रीज हो रही है ना, क्योंकि यहां पे भी सेम कंसेप्ट, S सबसे पास है ना, S इज क्लोजेस्ट टू न्यूक्लियस, है ना। इनमें से S सबसे पास पड़ा है न्यूक्लियस के। वैसे तो बच्चे 1s जो है वो सबसे क्लोज होता है न्यूक्लियस के, लेकिन हम इन वाले सबशेल्स की बात कर रहे हैं, इनमें से सबसे क्लोज 4s है, तो इसकी एनर्जी सबसे कम 4p की उससे ज्यादा 4d देन 4f। ओके, एक बच्चों आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है किसी पर्टिकुलर ऑर्बिटल में, तो अगर आपको वैल्यू ऑफ L पता हो तो आप इस फॉर्मूले में पुट करके एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते हो। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू √L इंटू L+1, और बच्चों अंडर रूट के बाहर है ये h कट। ये h कट क्या होता है, h कट की वैल्यू होती है बच्चों h/2π, ठीक है। कुछ बुक्स में इसे यहाँ पे प्लेस करके लिखा होता है, जैसे L+1 इंटू h/2π, कुछ बुक्स में आपको h कट मिलेगा। ओके बच्चों, थर्ड क्वांटम नंबर में हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, जिसको हम ml से लिखते हैं। अब ये ml क्या बताता है हमें, ये बताता है हमें कि कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उस सब शेल में। यानी पहले हमें शेल पता लगाना है, फिर हमें इलेक्ट्रॉन का सब शेल पता लगाना है, फिर उसका ऑर्बिटल पता लगाना है। यानी पहले हम कॉलोनी में आएंगे, पहले हम सिटी में आएंगे, फिर हम कॉलोनी में आएंगे, और फिर हम हाउस नंबर पे आएंगे। ये क्या है, ये एड्रेस बता रहा है इलेक्ट्रॉन का, नॉट एग्जैक्ट एड्रेस बट प्रोबेबिलिटी जहां पे इलेक्ट्रॉन हमें मैक्सिमम मिल सकता है। ऑर्बिटल एक रीजन है, ठीक है, कुछ डेफिनेट पॉइंट नहीं है, एक ऐसा रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, ठीक है। अगर बच्चे L की वैल्यू 0 है, ओके पहले तो इस पे आओ कि जो ml की वैल्यू है बच्चे वो L पे डिपेंड कर रही है, ठीक है, -L से लेके +L तक जाएगी। अगर L की वैल्यू 0 है तो ml की क्या वैल्यू होगी, कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हमें मिलेंगे। पहले तो अगर L इक्वल टू 0 है तो सबशेल का नाम बताओ, S सबशेल, यस ठीक है, S सबशेल है तो ml की वैल्यू बताओ कौन कौन सी हो सकती है। 0 से स्टार्ट होगी, -0 से, और -0 पे खत्म हो जाएगी। यहाँ पे L की वैल्यू 0 है, और अगर हम -0 कुछ नहीं होता, 0 ही होता है, यानी एक और ऑर्बिटल है इस S सबशेल में,
ठीक है। और एस सबशेल की शेप क्या बताई थी बच्चों? यस, स्फेरिकल शेप होती है। ओके, अगर हम L इज इक्वल्स टू 1 की बात करें तो 1 वाले का नाम होता है P सबशेल, है ना। ये तो हमारी पुरानी इंफॉर्मेशन होगी, ये तो हमने सेकेंड क्वांटम नंबर में ही सीख लिया था। यहाँ पे हमने क्या सीखा? यहाँ पे हमने वैल्यूज ऑफ ml निकालना सीखा है। तो निकालो L इज इक्वल्स टू 1 के लिए ml की वैल्यू। तो ml की वैल्यू बच्चे होती है -1। देखो, -L से +L, L की वैल्यू 1 है, यानी -1 -1 के बाद 0 आएगा, है ना, फिर +1 आएगा। तो यानी ये हो गए 3 ऑर्बिटल्स। P के पास होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। अगर हम L इज इक्वल्स टू 2 की बात करें तो B सबशेल क्या शेप थी? डम्बल शेप। P की डम्बल शेप थी, D की बच्चों डबल डम्बल शेप्ड है, और S की स्फेरिकल। ओके, डबल डम्बल शेप्ड वाले का अगर हम वैल्यू निकाले ml की, -2 से स्टार्ट करो, +2 तक लेके जाओ, देखो कितने ऑर्बिटल्स आ रहे हैं। ये वैल्यू है उस ऑर्बिटल की, ठीक है। अगर मान लो 5 ऑर्बिटल है ना, 5 ऑर्बिटल्स आ रहे हैं, तो हम 5 बॉक्सेस बनाएंगे ऐसे। आगे जब आप क्वेश्चन करोगे, 5 बॉक्सेस बना दिए, तो इस फर्स्ट बॉक्स की -2 वैल्यू, -1 0 +1 और +2 ऐसे वैल्यूज रहती हैं, ठीक है। और 5 ऑर्बिटल हैं किसमें? D सबशेल में। ओके, और यहां से आपको ये पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ, अगर आपने ऑर्बिटल निकालना है तो यहां से आप 2l+1 लगा लो और नंबर ऑफ ऑर्बिटल आपका निकल आएगा। देखो, अगर L की वैल्यू 2 है तो ऑर्बिटल कितने आ रहे हैं? 5। यहाँ पे फिल करके देख लो, अगर हम L की वैल्यू 2 रखें, ऑर्बिटल 5 ही आ रहे हैं। ये 3 ऑर्बिटल, 1 रख के देखो वैल्यू, अगर 0 रख रहे हो, 2 × 0 +1 1 ऑर्बिटल। तो ऐसे आप नंबर ऑफ ऑर्बिटल डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हो। बच्चों, हमारा 4th क्वांटम नंबर है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर को बेटा हम ms से डिनोट करते हैं, और ये क्वांटम नंबर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया है, और ये क्वांटम नंबर हमें उलनबेक एंड गॉडस्मिथ ने दिया था, ठीक है। उन्होंने बोला बच्चों कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व ही नहीं करता, बल्कि वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी रोटेट करता है। जैसे अर्थ है वो सन के अराउंड तो रिवॉल्व करती है, लेकिन उसके साथ साथ वो अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करती है, ठीक है। देखो, ऐसे ऐसे रोटेट तो करता ही है इलेक्ट्रॉन, उसके साथ साथ वो ऐसे ऐसे भी रोटेट करता है, अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है। क्लॉकवाइज, कई बार क्लॉकवाइज रोटेट करता है कई इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। यानी कि पहले तो ये जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो हमें स्पिन बताता है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। 2 तरह की स्पिन्स हो सकती हैं, या तो बच्चे वो क्लॉकवाइज घूमेगा अपनी एक्सिस पे, या इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। जब वो क्लॉकवाइज घूमेगा तो उसकी स्पिन हम +½ बताते हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज होता है तो उसकी स्पिन -½ होती है, ठीक है। देखो, ये एक ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर आपने, हमें पता है इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं, ऐसे आप ऑर्बिटल को हमेशा बनाओगे, एक बॉक्स बनाओगे ऑर्बिटल, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, और हमने इस पे स्पिन भी लिखनी है। कैसे लिखेंगे स्पिन? एक ऐसे अपवर्ड एरो लगा देंगे, एक डाउनवर्ड एरो लगा देंगे। हमेशा एक ऑर्बिटल में एक अपवर्ड स्पिन का, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। ओके, अगर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम की बात करें तो ये वैसा ही है जैसे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम था, वहां पे L था, यहाँ पे बच्चे S × S + 1 आता है, इंटू H कट। H कट क्या था?
h ओवर 2 पाई, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट ओवर 2 पाई। प्लैंक्स कांस्टेंट वही 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। ओके, थोड़ा समराइज करते हैं क्वांटम नंबर्स को। तो हमने 4 क्वांटम नंबर किए। सबसे पहला क्वांटम नंबर था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसको हमने n से लिखा था। वो हमें शेल बताता था कि कौन सा शेल है, KLMN शेल, ठीक है। और उसकी वैल्यूज 1 2 3 4 रहती थी। 1 जो शेल होता था K वैल्यू, 2 की L, फिर MN, ठीक है। ओके, सेकेंड था एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हमने एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी बोला था। उसको हमने L से लिखा था, है ना। और वो हमें सबशेल के बारे में बताता था, कौन सा सबशेल है, S है, P है ना। और उसकी जो वैल्यूज थी वो याद करो 0 से स्टार्ट होती थी, 0 1 2 3। 0 के लिए S था सबशेल, 1 के लिए P लिखते थे, 2 के लिए D, 3 के लिए F, ऐसे। थर्ड हमने किया बच्चों मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, उसको हमने L M पैर में L यानी ML करके लिखा था। वो हमें ऑर्बिटल बताता था, ठीक है। ऑर्बिटल्स की जो वैल्यू है वो हम कैसे देखते थे, -L से स्टार्ट करते थे, 0 को बीच में लेके +L तक उसकी वैल्यूज कंटिन्यूटी में लिख जाते थे। अगर L की वैल्यू 1 थी, -1 0 1, 3 ऑर्बिटल्स बन जाते थे। ओके, फोर्थ हमने अभी किया स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से नहीं आया था, उलेनबर्ग और गोल्डस्मिथ ने दिया था। उसको हमने MS से रिप्रेजेंट किया। ये हमें स्पिन बताता है। स्पिन 2 तरह की थी, एक +12 एक -12। +12 में जो इलेक्ट्रॉन था वो क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस पे घूमता था, और -12 में एंटी क्लॉकवाइज अपनी एक्सिस पे घूमता था। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। इसमें से क्वांटम नंबर वाला टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट। Okay, if you have any problem, please comment below. Okay, thank you for watching.